तो हम लोग अपने टॉपिक प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल कब जो है अपना प्लेनरिटी लूज करेगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि सारा का सारा अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमारा मॉलिक्यूल होगा प्लेनर, है ना। और उस पूरे मॉलिक्यूल में एक भी जगह अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन प्लेनर, ठीक है ना। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू तो हम लोग जान गए थे कि मॉलिक्यूल कब प्लेनर और कब नॉन प्लेनर होगा। लेकिन सारा का सारा मॉलिक्यूल, है ना, सारे मॉलिक्यूल में सारे कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद भी मॉलिक्यूल प्लेनरिटी लॉस कर सकता है ना। वही हमको देखना है कि कैसे। तो मान लीजिए हम एक बाइफेनाइल का केस लेते हैं। बाइफेनाइल क्या होता है? बाइफेनाइल दो बेंजीन रिंग को अटैच कर दीजिए एक दूसरे के साथ, दो बेंजीन रिंग को एक दूसरे के साथ क्या कीजिए, अटैच कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो बाई मतलब दो और फिनाइल मतलब बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बाइफेनाइल है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ईच कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सारे के सारे क्या आएंगे बच्चों? sp2, इसका भी आएगा sp2, इसका भी आएगा sp2, इसका भी आएगा sp2, इसका भी आएगा sp2, है ना। ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या आएगा? sp2, 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 sp2 और sp2। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा मॉलिक्यूल क्या है बच्चों यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का दोनों बेंजीन रिंग जो होगा वो एक प्लेन में होगा, ठीक है, दूसरे के पीछे होंगे। जब आप इसको स्पेस लेंगे तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिनाइल रिंग है। तो सारा का सारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और सारा का सारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। फिर कहते हैं क्या इन केस ऑफ बाइफेनाइल मॉलिक्यूल प्लेनर तब तक ही रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल प्लेनर तब तक ही रहेगा जब तक इस पे कोई बड़ा सा एटम या ग्रुप आके न जुड़े, ठीक है। बड़ा सा एटम या ग्रुप अगर आके इस जगह पे इस सारे पोजीशन पे अगर आके अटैच हो जाता है तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा। हाँ, बाकी फिर इधर इस जगह पे अटैच हो सकता है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इस बारे में, देखिए अगर मैं एक COOH ग्रुप को यहाँ जोड़ दूँ, ठीक है, और एक COOH ग्रुप को यहाँ जोड़ दूँ, कोई लफड़ा नहीं है। फिर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर जो क्या है वो मॉलिक्यूल जो है आसपास में नहीं है, बहुत दूर पे है एक दूसरे के। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर होगा। सबका सब क्या होगा? एक प्लेन में लाई करेगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या आएगा? sp2 आएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम एक बड़ा सा एटम और ग्रुप यहाँ पर क्राउड को हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, क्राउड को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कहने का सेंस ये है, क्राउड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इस पोजीशन, ठीक है। जैसे एक COOH ग्रुप को यहाँ जोड़ दें, एक COOH ग्रुप को यहाँ जोड़ दें, ठीक है, एक CH2 CH3 को यहाँ जोड़ दें और मान लीजिए कि एक CH ग्रुप को इस जगह पे जोड़ दें। अब क्या है यहाँ पर? अब आप ध्यान से देखिए इस ये भी दोनों के दोनों, ये भी केस बाइफेनाइल का ही है और यहाँ पे सारे के सारे कार्बन जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो आप कहेंगे क्या कि हाँ ठीक है ये भी मॉलिक्यूल प्लेनर है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब बात को समझने का प्रयास कीजिए ऐसा क्यों। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ छोटा सा कोई एटम आने से क्लोरीन ग्रुप में अगर आके अगर जुड़ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए यहाँ पे बड़ा सा एटम जो है ये COOH ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप कह सकते हैं, ये बड़ा सा हम लोग ग्रुप कह सकते हैं। तो जब ये दोनों से जब ये सारे के सारे ग्रुप्स आसपास होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो काफी नजदीक होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो नजदीक होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नजदीक आने के कारण से जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा।
और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज करने के कारण से जो है अब जो हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 के होने के कारण 120 डिग्री था वो 120 डिग्री ना होकर उसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, उसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और चेंज करने के कारण से जो है बाकी ये तो ठीक है, ये सारे तो लगेंगे एक प्लेन में, लेकिन यहाँ वाला टर्म ये जो इतना जो आपको टर्म दिखा है, जो इतना जगह दिख रहा है वो आपको एक प्लेन में लाई करता हुआ नहीं दिखेगा, ड्यू टू कमिंग ऑफ बिगर एटम और ग्रुप, है ना, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है ना, जब बड़ा सा एटम या ग्रुप जो है एक दूसरे के पास आएगा तो वहां पर क्या होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने के कारण से जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण से जो है जो बॉन्ड एंगल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं रह करके जो है उसकी एंगल क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी, जिस कारण से हम लोग इसको कहेंगे क्या, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ये जो रिपल्सन जो आपको यहाँ दिख रहा है, इतना ध्यान समझिए इस बात को, जब टू और मोर जो है बिगर एटम, जब एक बिगर एटम या ग्रुप जो है एक दूसरे के नजदीक आता है, क्लोज आता है, तो वहां से जो रिपल्सन काम करता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेरिक रिपल्सन, है ना। दैट मींस मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है कि लॉस ऑफ प्लेनरिटी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है ना, जब कोई भी टू और मोर एटम या ग्रुप जो है, बिगर एटम और ग्रुप की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा नहीं, बिगर एटम और ग्रुप जो है अगर आस पास आ जाए, है ना, एक दूसरे के नजदीक आ जाए, तो कॉमन सी बात है वो एटम और ग्रुप किससे मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन से, है ना। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्या होगा उसका ऑर्बिटल, तो वहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बहुत सारा नजदीक आ जाएगा तो नजदीक आने के कारण से जो है वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो बॉन्ड एंगल जो पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे जो है डिफरेंट बॉन्ड एंगल आएगा। तो यहाँ का बॉन्ड एंगल चेंज करेगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ग्रुप्स है, लेकिन ये सारे के सारे तो जो एंगल पहले थे वही रह जाएंगे। तो यहाँ इस जगह का जो आपको मॉलिक्यूल वगैरह जो है वो आपको एक प्लेन में दिखाई नहीं देगा, है ना। तो हम लोग मॉलिक्यूल क्या कहेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या कहेंगे बच्चों, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो चलिए फिर थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख भी देते हैं, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अब बहुत विशेष कुछ लिखना नहीं है, चलिए लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक रिपल्सन, magnitude of steric repulsion, magnitude of steric repulsion is directly proportional to the bigger atom or groups, bigger atom or groups। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक रिपल्सन जो होगा बच्चों वो कब बढ़ेगा, जब कोई बड़ा सा एटम जो होगा वो क्या आएगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिगर एटम और ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखें मैंने जो बताया है उसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग प्लेनरिटी जो है इस केस में भी क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। ठीक है, जबकि सारे कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये जो हमारा बाइफिनल है, ये जो बाइफिनल है, सब में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर भी क्या हो सकता है, प्लेनरिटी लॉस कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोग बार-बार स्टेरिक रिपल्सन कह रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है। चलिए फिर हम लोग स्टेरिक रिपल्सन को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कहते हैं रिपल्सन caused by closeness of bigger atom or group, bigger atom slash groups is called steric repulsion, steric repulsion।
ठीक है। बड़ा एटम जब आपस में एक दूसरे के नजदीक आएगा तो नजदीक आने के कारण से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्युमुलेशन एक जगह पे ज्यादा हो जाएगा, है ना, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने के कारण बिगर एटम के या ग्रुप के नजदीक आने के कारण जो रिपल्सन डेवलप होता है मॉलिक्यूल में उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं जैसे बॉन्ड एंगल रिलेशन, बॉन्ड एंगल रिलेशन। अब देखिए बॉन्ड एंगल की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो मतलब कब किस मॉलिक्यूल का कितना बॉन्ड एंगल, कितना तो नहीं, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, है ना, ये सब कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि चलिए अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो कोई लफड़ा नहीं, हम लोग को बॉन्ड एंगल मालूम है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं होगा, अगर दो में कंपेयर करने के लिए बोलेगा, किसी दो एटम में कंपेयर करने, किसी दो मॉलिक्यूल में कंपेयर करने के लिए बोलेगा, है ना, कि दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल क्या है ज्यादा है, तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए मैं कुछ लॉजिक में बताने जा रहा हूँ, है ना, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल रिलेशन, सबसे पहले हम लोग एक टर्म को डिफाइन करेंगे, स्टेरिक नंबर। कहते हैं क्या, इट इज द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या बच्चों, इट इज द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो चलिए स्टेरिक नंबर को हम लोग डिफाइन कर लिया और बार बार हम लोग स्टेरिक नंबर का यूज करेंगे, है ना, और उस स्टेरिक नंबर के यूज करने के बाद जो है हम लोग बता पाएंगे कि कुछ मॉलिक्यूल ले लेंगे कंपैरिजन के लिए कि किसका हमारा जो है क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, फर्स्ट नंबर कहते हैं क्या कि इफ, देखिए ध्यान से, इफ स्टेरिक नंबर रिमेन सेम, ठीक है। मान लीजिए कि जब जो भी हम लोग दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच की बात कर रहे हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका बॉन्ड एंगल कम, तो हर केस में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे स्टेरिक नंबर। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर स्टेरिक नंबर रिमेन सेम, मान लीजिए कि स्टेरिक नंबर क्या है, रिमेन सेम है, तब हम कहते हैं क्या, देन the number of lone pair, ऐसे लिखते हैं, then same, if steric number remains same, then as the lone pair, as the lone pair on central atom increases, है ना, increases, then bond angle decreases, ठीक है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम, ठीक है ना। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है, सम होता है। मतलब लोग कह सकते हैं इस तरीके से, स्टेरिक नंबर जो होगा बराबर Bp प्लस Lp, Bp प्लस Lp। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे CH4 NH3 और H2O, ठीक है, H2O। अब ध्यान से देखिए यहाँ 4 बॉन्ड होगा बच्चों, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके 4 और लोन पेयर कितने होंगे बच्चों 0, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका बॉन्ड पेयर 3 होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तीनों को बॉन्ड बनाएगा और इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा।
प्रॉपर हम लोग इस सबका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ कैलकुलेट करके देख चुके होंगे, तो आप लोग प्रॉपर निकाल सकते हैं, है ना। मुझसे फिर अभी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं फिर प्रॉपर इसका हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा, निकाल के मैं दिखाऊंगा कि हाँ कितना बॉन्ड पेयर है कितना लोन पेयर है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बता चुका है। अब अगर हम लोग H2O की बात करते हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो देखिए ध्यान से, स्टेरिक नंबर तो सबका बच्चों कितना हो जाएगा, 4 4 और क्या है 4, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि अगर स्टेरिक नंबर सेम है, अगर मॉलिक्यूल जो है जो भी कंपैरेटिव मॉलिक्यूल है उसका स्टेरिक नंबर क्या है, सेम है ना, तब लोग क्या कहते हैं, देन एज द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 0 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है 2 लोन पेयर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीनिंग यही है कि जिसमें जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि CH4 में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों, CH4, उसका किसमें होगा, NH3 में होगा, उसका किसमें होगा, H2O में। मैंने प्रॉपर जो है इसके लिए मैंने बता भी रखा है आप लोगों को कि किसका कितना बॉन्ड एंगल होता है। मैंने बताया था कि इसका जो है 116.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है ना। इसका जो है बॉन्ड एंगल आपको 107 डिग्री होता है और इसका जो है लगभग 105 डिग्री होता है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे लोन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल घट रहा है। हाँ तो बच्चों बॉन्ड एंगल रिलेशनशिप का हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्टेरिक नंबर सेम हो जाए, अब ये पॉसिबिलिटी है कि स्टेरिक नंबर सेम ना हो तो क्या करेंगे, तो अब लिखते हैं इफ स्टेरिक नंबर्स आर नॉट सेम, तो कहते हैं क्या कि वैसा कंपैरेटिव मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक नंबर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, स्टेरिक नंबर। क्या मतलब है इसका कि जैसे जैसे स्टेरिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा, और जैसे जैसे स्टेरिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा, और जैसे जैसे स्टेरिक नंबर घटेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। चलिए फिर हम लोग कंपैरेटिव मॉलिक्यूल से लेते हैं, जैसे CO2 है ना, BH3 और CCl4, ठीक है, CCl4। तो फिर देखा जाए तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर सॉरी इसमें बॉन्ड पेयर लोड पे देखना है कितने होंगे बॉन्ड पेयर, इसका 2, इसका कितना होगा लोड पेयर, इसमें एक भी लोड पेयर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ बॉन्ड पेयर होगा 3, यहाँ बॉन्ड पेयर होगा सॉरी लोन पेयर क्या होगा बच्चों, एक भी नहीं, एक भी लोड पेयर नहीं होता है। बोरॉन हमारा सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी मैक्सिमम 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब CCl4 है, देखिए लोन पेयर यहाँ भी क्या है 0। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टेरिक नंबर जो है, स्टेरिक नंबर जो है इसका 2, इसका 3, ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने क्या कहा, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक नंबर, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है वो क्या है, स्टेरिक नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग क्या है, केवल बॉन्ड एंगल की बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा CO2 का, इसके बाद क्या होगा BH3 का, उसके बाद किसका होगा बच्चों CCl4। थोड़ा सा कॉमन सेंस में लगाएंगे तो CO2 हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री, BH हमारा ट्रायंगुलर प्लेनेट शेप का होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, और CCl हमारा टेट्राहेड्रल शेप का होगा तो बॉन्ड एंगल लगभग 109 कितना होगा 5 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे हम लोगों का स्टेरिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे स्टेरिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घट रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। अब बच्चों ऐसा भी तो पॉसिबल है कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और स्टेरिक नंबर सब का सब क्या हो जाए, सेम हो जाए। बॉन्ड पेयर भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए और स्टेरिक नंबर भी सेम हो जाए। तो लिखते हैं कि इफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड steric number remains same। ठीक है, अगर सब सेम है तो क्या करेंगे, तो बस देखिए इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिखा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, है ना। मतलब अगर सब कुछ सेम हो तो सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि देखो स्टेरिक नंबर भी सेम है ना, लोन पेयर भी सेम है, बॉन्ड पेयर भी सब कुछ सेम है और साथ साथ हम कहते हैं क्या कि सेंट्रल एटम भी सेम है। इफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, है ना, स्टेरिक नंबर, है ना, एंड सेंट्रल एटम रिमेन सेम, ये परफेक्ट होगा, सेंट्रल एटम रिमेन सेम। तब जो है बच्चों बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा किस पर, सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मतलब जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल जो है वो छोटा होता जाता है। तो कहते हैं कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्टेरिक नंबर एंड सेंट्रल एटम रिमेन सेम, then as the electronegativity of surrounding atom increases, then bond angle decreases। बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए फिर हम ले लेते हैं एग्जांपल, बात करते हैं NH3 और फिर बात करते हैं NF3, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और फिर से हम लोग बात कर लेंगे क्या, स्टेरिक नंबर। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर भी क्या है बच्चों, सेम है। तो किस पर डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल, किस पर डिपेंड करेगा, तो सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, यानी कि NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू, है ना। बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, NH3 का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू NF3। जो आप देख लेते हैं हम लोग, इफ सराउंडिंग एटम कॉमा बॉन्ड पेयर कॉमा लोन पेयर, लेकिन ध्यान रहे लोन पेयर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोन पेयर एंड स्टेरिक नंबर remains same, then bond angle increases with increase in the electronegativity of central atom। बहुत सिंपल है। फिर मैंने कहा कि सराउंडिंग एटम भी अब सेम हो जाए, है ना, बॉन्ड पेयर भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए और साथ साथ स्टेरिक नंबर भी सेम हो जाए। तो जो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा कब बच्चों, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का इंक्रीज करेगा, तो भी किसका, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। से मैं एग्जांपल दे देता हूँ,
H2O, H2S और H2Se। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए इस चीज को कि H2O है सराउंडिंग एटम्स ऑफ सेम। अगर हम लोग बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, लोन पेयर की बात करेंगे तो दो 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 है ना। इसका लोन पेयर दो दो दो। स्टेरिक नंबर जो होगा वो कितना होगा? स्टेरिक नंबर कितना होगा? 4 4 4। सब सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम का बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉन्ड नेगेटिव रहेगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम का किसका सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन का। फिर सल्फर का, फिर किसका? सोडियम का। तो कहेंगे क्या कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल किसका होगा सबसे ज्यादा? H2O का, फिर H2S का और फिर H2S। ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग अब एक नया टॉपिक देखते हैं। नाम है फैजान्स रूल, है ना। फैजान्स रूल। फैजान साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम था कैज़िमियरेज फैजान। क्या नाम है बच्चों? कैज़िमियरेज फैजान, है ना। ये और ये अपना जो रूल जो दिए थे वो कब दिए थे? 1923 में। रूल क्या था, है ना। उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग बात करते हैं क्या कि NaCl, ठीक है, NaCl, है ना। जानते हैं हम लोग कि सोडियम क्लोराइड होता है और आप बड़ा सिंपली कहेंगे कि ये हमारा आयनिक बॉन्ड होगा इसमें, बिकॉज मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। आयनिक बॉन्ड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा बच्चों? आयनिक कंपाउंड होगा। इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझने की बात क्या है कि क्या जो यहाँ जो हम लोग ये जो आयनिक कंपाउंड है, क्या सिर्फ इसमें आयनिक कैरेक्टर है? क्या सिर्फ इसमें आयनिक कैरेक्टर है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। दे मे कंटेन सम कोवैलेंट कैरेक्टर, सम कोवैलेंट कैरेक्टर। आप कहेंगे सर ये आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आया कहां से? आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आया कहां से? अब कोवैलेंट कैरेक्टर का सेंस कोवैलेंट बॉन्ड से है और कोवैलेंट कैरेक्टर का सेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से है। तब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का यहाँ सेंस आ रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारा आयनिक कंपाउंड है जिसमें हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें हम लोग कहेंगे क्या कैरेक्टर कैसा होगा? आयनिक होगा। लेकिन हम कहते हैं क्या कि जितने भी कंपाउंड्स आयनिक होते हैं वो उनमें 100% उनका आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। दे मे हैव सम कोवैलेंट कैरेक्टर। तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर एक्चुअली डेवलप कैसे हुआ इसी के बारे में बताया था कौन? फैजान, है ना। और उसके फैक्टर्स के बारे में बताए थे कि कब कब जो है कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या कब डिक्रीज करेगा। तो इन सारे फैक्टर को स्टडी करने वाले फैजान्स थे, इसलिए इस रूल को ही क्या कहा गया? फैजान्स रूल। ध्यान है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। तो मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया। तुम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होंगे। कंपाउंड क्या होगा? जो आयनिक कंपाउंड होगा, है ना। और इसमें जो इस दोनों के बीच की अपोजिट चार्ज आएंगे तो वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। और हम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आयनिक कंपाउंड जो है, जो आयनिक कंपाउंड जो है क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक कैरेक्टर है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। दे मे हैव सम कोवैलेंट कैरेक्टर, है ना। उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होंगे। तो अब कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब जो है वो मीनिंग आ गया शेयरिंग से। अब जो शेयरिंग के जो मीनिंग की जो बात कर रहे हैं हम, तो शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने का सेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी किस में होता है? सबसे पहले आपको ये सोचने की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी होती है नॉन मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेंडेंसी जो होती है वो किस में होती है बच्चों? नॉन मेटल्स में। कहीं ना कहीं कुछ साइज का लफड़ा है
है ना, और उसी साइड के लफड़े के कारण से जो है हम लोग का यहाँ पर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ रहा है। कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता है, ध्यान रखिए। हाँ, CSF सीजियम फ्लोराइड वो नियरली 100% आयनिक होता है। नियरली मैं बोल रहा हूँ, नियरली, है ना, नियरली 100% आयनिक। लेकिन मैं अभी भी नियरली मतलब कि इसके आसपास 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। का है ऐसा समझने की बात है कि सीजियम फ्लोराइड अपने ग्रुप में फ्रांसियम से ठीक ऊपर है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा साइज का होगा, और फ्लोराइड अपने पीरियड में सबसे छोटा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज इसी का होता है। समझने की बात है, आप समझिए इसको। सीजियम का हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज होगा, बिकॉज पहला ग्रुप का एलिमेंट है और छठा पीरियड का एलिमेंट है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो है सबसे छोटा साइज होता है इसका, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगा। अब ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा और ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से जो है मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगा। मैक्सिमम आयनिक क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अभी हम यहाँ भी बोल रहे हैं इस बात को, यहाँ भी हम इस बात को बोल रहे हैं कि दे मे हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि नियरली 100% जो है CSF में होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब दोनों दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच करने के बाद जो है इसमें जो है कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है ना। तो ये सारे जो है बातों का स्टडी किए थे फैजान्स, इसलिए इसको क्या कहा गया, फैजान्स रूल। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली फैजान्स रूल है क्या, है ना, और ये आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने का मतलब क्या है और क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करेंगे आप। तो कहते हैं क्या कि जब कोई भी दो अपोजिट आयन, है ना, जब भी कोई भी दो अपोजिट आयन एक दूसरे के पास आते हैं, जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो कहते हैं क्या कि नेट रिजल्ट इज डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। मतलब कोई भी जब दो आयन एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, मीनिंग क्या कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास आ रहा है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे के पास आएगा तो वहां नेट रिजल्टेंट जो होगा वो डिस्टॉर्शन होगा, या उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, है ना। और ड्यू टू दिस पोलराइजेशन सम कोवेलेंट कैरेक्टर अकर्स इन द कंपाउंड। मीनिंग क्या, हम समझने का प्रयास करेंगे इस चीज का। जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। अब यहाँ कीटायन बनने के कारण इसका साइज जाएगा छोटा, कीटायन बनने के कारण इसका साइज जाएगा क्या, छोटा, और एनायन बनने के कारण इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और पास आएंगे, तो ये क्या है बच्चों, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और पास आने का प्रयास करेंगे, है ना, तो कुछ आप लोगों को इस तरीके का फिगर जो है दिखाई देगा। अभी ये फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दें, अभी ये फिगर कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, नजदीक आएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी ऐसा जो है स्फेरिकल दिख रहा था आपको, है ना, वो अब ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। क्या दिखा हमको एक्चुअली, बात ध्यान समझने का प्रयास करें कि ये जो केटायन है इस एनायन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच रहा है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसमें होती है बच्चों, नॉन मेटल। यानी कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब सोडियम नॉन मेटल बन गया है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बड़ा क्लियर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोडियम आयन अब नॉन मेटल जैसा बिहेव करने लगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नॉन मेटालिक नेचर आ गया उसका साइज घटने के कारण। बात ध्यान समझेंगे इस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सोडियम आयन का अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि इसका सोडियम आयन का साइज छोटा होने के कारण इसमें कुछ
कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया, मीनिंग इसका जो है साइज छोटा हो गया। और साइज छोटा होने के कारण से जो है, अब कहें हम लोग जानते हैं कि साइज छोटा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी घटेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, नॉन मेटल के जैसा। तो इलेक्ट्रॉन को फिर शेयर करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहेगा तो हम लोग कहेंगे कि उसमें कोवैलेंट टेंडेंसी आ गई, तो हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो वही मेरे कहने का सेंस है कि जब कोई भी टू अपोजिट चार्ज आयन आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, डिस्टॉर्शन। अब देखिए ना ध्यान से, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोलराइजेशन। क्या करें इसको बच्चों, पोलराइजेशन। वन एक्टिव पोलराइजेशन, ये केटायन के द्वारा जो है एनायन का हुआ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो आइडियल स्फेरिकल होना चाहिए था इसका शेप, वो अब स्फेयर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वो दिख रहा है केटायन की तरफ खींचा हुआ। तो ये टेंडेंसी अब दिखा रहा है केटायन, बात ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये था हमारा मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहा है, काहे क्योंकि साइज पहले के रिस्पेक्ट में सोडियम का छोटा हो गया है। अब साइज सोडियम का छोटा हो गया है, तो भाई साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगी। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसका होता है, तो नॉन मेटल का होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका अब बिहेवियर नॉन मेटालिक हो गया है, मैं ये कह रहा कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा होने के कारण इसमें अब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी थोड़ी सी घट गई, और जितना इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी घटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी थोड़ा सा भी बढ़ा तो हम कहेंगे क्या कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर गया। होपफुली ये टर्म, ये बात अब फाइनली आप लोगों को समझ में आ गई। तो वही कह रहे हैं कि ये सारे टर्म को, ये क्यों बढ़ रहा, क्यों घट रहा, इन सारे टर्म को स्टडी, इस सारे टर्म को एक्सेप्टिंग करने वाले फैक्टर्स को फैजांस ने देखा था, स्टडी किया था, इसलिए इन सारे रोल्स को क्या करते हैं हम लोग, फैजांस रोल कहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। When opposite charge ion approaches each other, then net result is distortion or polarization। नेट रिजल्ट इज डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन, है ना। नेट रिजल्ट इज डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। कहते हैं ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, some covalent character developed in ionic compound, है ना, ionic compound। some covalent character developed in ionic compound। ठीक है, हम लोग कहते हैं क्या कि अब जितना बढ़िया क्या होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि उतना ही ज्यादा जो होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, greater will be the covalent character of ionic compound। ठीक है बच्चों, greater will be the covalent character of ionic compound। अब देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा समझने के लिए और भी है कि ये जो है, ये जो केटायन है इसको अपनी तरफ से क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, अपनी तरफ पोलराइज कर रहा है।
तो केटायन चूंकि पोलराइज कर रहा है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसको कहेंगे केटायन का पोलराइजिंग पावर। ठीक है, मीनिंग साइज घटेगा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, जितना साइज छोटा होगा उतना पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, है ना। तो केटायन का जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने का, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और एनायन का जो पोलराइजिंग टेंडेंसी है टुवर्ड्स केटायन, एनायन का जो पोलराइजिंग टेंडेंसी है टुवर्ड्स केटायन, तो एनायन का क्या कहलाएगा, पोलराइजिबिलिटी। ध्यान रहे, केटायन का जो टेंडेंसी है एनायन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने का, पोलराइज करने का, तो केटायन का कहलाएगा पोलराइजिंग पावर, बिकॉज वो खींच रहा है उसको अपनी ओर, तो पोलराइजिंग पावर। और एनायन का टेंडेंसी है टू गेट पोलराइज टुवर्ड्स केटायन, टू गेट पोलराइज टुवर्ड्स केटायन, तो एनायन का कहलाएगा पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरह को भी लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ केटायन, टेंडेंसी ऑफ केटायन टू polarize the nearest anion is called what, polarizing power of cation बच्चों, है ना, polarizing power of cation and tendency of anion to get polarized, है ना, tendency of anion to get polarized by cation is called the polarizability of anion। मीनिंग सिंपल है कि एनायन का पोलराइजिबिलिटी होगा और केटायन का बच्चों पोलराइजिंग पावर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक और पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग polarization of ions is studied by Kazimierz-Fajan, hence it is called Fajan rule। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कैप कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कौन कौन सा फैक्टर इसका कारण बनेगा, है ना। फिर हम लोग उसके साथ साथ उस फैक्टर्स के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपेयर भी करेंगे 2-3-4 एग्जांपल के साथ कि उस फैक्टर के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है और क्यों घट रहा है।